अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। तमाम टीवी एंकर्स का हक़ होता है कि वो सवाल करें। सवाल मेज़बान का हक़ है। मेज़बान इसी चीज़ के लिए वहाँ बैठा हुआ है कि वो सवाल करे। वो सवाल क्या होते हैं ये उसके सवाल की नौइयत से पता चलता है। उन सवालों में अवामी मफाद कितना होता है, वो सवाल किस तरह से तैयार किए जाते हैं, ये सवाल ख़ुद बताता है। सवाल से आपकी नीयत का पता चलता है, सवाल से आपकी शऊर का पता चलता है, सवाल से आपकी वाबस्तगी का पता चलता है, सवाल से आपके अवामी मफाद का पता चलता है। आप जो सवाल करते हैं वही सवाल आपकी बुनियादी तौर पे आपकी शख्सियत का, आपके फ़न का या आपके जो प्रोफेशन है उसका जो है वो एक हसीन सबसे मोतबर हवाला होता है। तो सवाल हक़ है, तमाम लोगों को सवाल करना चाहिए। लेकिन कुछ सबका 3 प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब ने जिस तरह के सवाल उठाए और उनके यही 3-4 कॉलम्स जो उन्होंने लिखे और ख़ास तौर पे आजकल जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उनको लेके मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कुछ टीवी एंकर जो हैं वो इस बूज़े इमरान में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत जो है एक दिन भी ना चल सके और किसी न किसी तरीके से ये हुकूमत जो है ना गिर जाए। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा जहाद शुरू किया हुआ है। पहले उन्होंने आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू करने की कोशिश की जो नहीं चला, फिर शहबाज शरीफ का, मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू, फिर उनके ये 3 कॉलम्स और यही वो ट्वीट्स जिससे वो ये लगता है कि किस कदर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो मुझे जो मैंने उनकी कुछ चीज़ों को स्टडी किया तो मुझे ये कहने में बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी कोई गौर व फिक्र नहीं करनी कि एक जो सहाफ़ी हैं उनको वो सहाफ़त के बजाय अब अगर उनकी ये ख्वाहिश है, उनका बस चले तो वो शहबाज शरीफ की जो अपोजिशन लीडर की हैसियत है उसको चैलेंज करके कहीं खुद वो अपोजिशन लीडर बन जाएँ। उनका बस चले तो वो APC के कन्वीनियर बन जाएँ, या उनका बस चले तो वो कोई ना कोई ऐसा ओहदा ले लें जिस तरह से वो इस तमाम अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ को मुत्हिद कर पाएँ इमरान खान के ख़िलाफ़। बड़े बेताब नज़र आते हैं जिस तरह से वो एक अपोजिशन के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, तमाम 8 बजे की स्लॉट में बेशुमार एंकर्स हैं। काशिफ अब्बासी साहब अपना प्रोग्राम करते हैं, फिर दुनिया टीवी पे कामरान साहब करते हैं, कामरान शाहिद, बेशुमार और लोग हैं, नदीम मलिक साहब हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल जो आपका गेस्ट बैठा हुआ है, आप एक तो गेस्ट का इंतखाब ठीक है वो भी आपका हक़ है, लेकिन आप उसको प्रोवोक करें, बाज़ाब्ता तौर पे आप उसको प्रोवोक करें कि ये क्यों नहीं हो रहा, इस तरह से क्यों नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए था। मशवरे देना और प्रोवोक करना, उनकी तर्जुमानी करना, उनके इख्तलाफात को अवामी मफाद के बजाय आप अगर प्रोग्राम करते हैं तो आप ज़ाहिर है उसमें आवाम का अंसर होता है। आप अगर प्रोग्राम करते हैं तो आप किस लिए करते हैं? आप हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए करते हैं, आप उसको खोज लगाने के लिए करते हैं, आप उसको को रिलेट करते हैं अपने जितने भी आपके नज़रियात होते हैं, आप हक़ाइक़ के साथ, हालात के साथ उनको को रिलेट करते हैं, आप फिर इंटिसिपेट करते हैं कुछ चीज़ों को, आप फोरकास्ट करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी उनकी कोशिश थी। पहले उन्होंने इंटरव्यू किया आसिफ जरदारी साहब का जो बजाते खुद प्रोडक्शन आर्डर पे आए हुए थे, वो पार्लियामेंट के अंदर थे। कैसे उन्होंने वो पार्लियामेंट के अंदर जो है, हालांकि सिर्फ स्टेट मीडिया अलाउ होता है, उन्होंने कंडक्ट कर लिया। चूँकि बड़े हाथ होते हैं इन लोगों के, ये कर लेते हैं ये चीज़ें, लेकिन ठीक है, उनका हक़ है वो करें। ये भी बात है, ये भी गुफ्तगू होती है कि वो कैसे एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर सकते हैं जो खुद रिमांड पे हो और फिर वो प्रोडक्शन आर्डर पे बाहर आया हो, उस दौरान क्या इंटरव्यू हो सकता है। खैर ये कानूनी नौइयत के सवाल है, लेकिन इखलाकी नौइयत के एक सवाल जो मैं उठाता हूँ, मैं पूछता हूँ हामिद मीर साहब से कि उन्होंने आसिफ जरदारी पे जो 25 वॉल्यूम बने JIT के, आसिफ जरदारी पे जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो मरे हुए नाम लोगों के नाम पे अकाउंट्स, जो बेशुमार बेनामी जायदादें, बेशुमार जो उनके केसेस चले सुप्रीम कोर्ट में, बेशुमार चीज़ें सामने आईं, क्या एक प्रोग्राम भी किया? आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग पे हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट भी किया, कोई एक जुमला भी लिखा, कोई एक कॉलम भी लिखा कि ये नहीं होनी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उनकी करप्शन पे? लेकिन कभी भी नहीं किया उन्होंने। फिर फजल रहमान को उन्होंने इंटरव्यू किया। फजल रहमान, आप सवाल की नौइयत देखिए अगेन, आप इंटरव्यू करें, मैंने फिर कहा कि आपका हक़ है इंटरव्यू करना। आप फजल रहमान से एक दफ़ा तो ये पूछें कि आप एक मुस्तरदशुदा इंसान हैं, आप एक गैर मुंतखब इंसान हैं, आप कैसे अपोजिशन की मुंतखब पार्टीज़ को जो वोट लेके आई हुई हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं, जिनको आवाम की तायद हासिल है, उनको आप किस तरह से, किस अखलाकी हैसियत से जो है इकट्ठा करती हैं, एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की बात करती हैं।
आप फिर हामिद मीर साहब ने बिल्कुल ये नहीं पूछा, कितनी बेताबी से, अगर आप उनका वो इंटरव्यू देखें तो वो कहते हैं कि अभी तक आपकी लेबर कमेटी तश्कील नहीं पा रही, अभी तक आपके अपोजिशन का कोई उम्मीदवार उसमें सामने नहीं आया, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। फजल रहमान को कहते हैं आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, और फजल रहमान कहते हैं कि ये अवामी हुकूमत नहीं है। जिस हुकूमती दस्तरखान पे फजल रहमान का हाथ होता है वो अवामी हुकूमत होती है। मीर साहब ने ये भी गवारा नहीं किया, इतनी सी जहमत भी नहीं की कि वो उनसे ये पूछें कि खुदा के बंदे, एक हुकूमत ऐसी आई जिसमें आप शामिल नहीं हैं, जिसमें आपको वजारत नहीं मिली, जिसके दस्तरखान पे आप नहीं है, जिस दस्तरखान से आपको हड्डी नहीं मिल रही, आप मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, वो अवामी हुकूमत नहीं है। जिन हुकूमतों में आप आए, आप जरदारी की हुकूमत में हिस्सेदार रहे, वो अवामी हुकूमत थी, बिल्कुल 100% अवामी हुकूमत थी। उस दौरान कोई क्राइसिस नहीं हुआ। आज आपको जो मसाइल नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं था। उस दौरान महंगाई नहीं हुई, जरदारी की हुकूमत में महंगाई नहीं हुई, जरदारी की हुकूमत में तेल गैस महंगा नहीं हुआ, जरदारी की हुकूमत में तो बिल्कुल लोड शेडिंग भी नहीं थी। जरदारी की हुकूमत का जो उस दौर का जो पाकिस्तान था वो शायद आज के पाकिस्तान से शायद 2000 गुना बेहतर पाकिस्तान था। हामिद मीर साहब ने ये पूछने की जहमत नहीं की। हामिद मीर साहब ने ये पूछने की भी जहमत नहीं की कि मौलाना साहब आज आप इस हुकूमत को जाली हुकूमत कहते हैं, आप कहते हैं ये हुकूमत गिर जाए, आप ये कहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो चुका है 1 साल के अंदर अंदर। पिछले 3-4 दहाइयाँ पंजाब में 30-35 साल नून लीग की हुकूमत रही, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, मैं कश्मीरी हूँ, मर रहे हैं बच्चे, आज तक मर रहे हैं। कितनी दफ़ा मौलाना फजल रहमान नीलम वैली के मैं बॉर्डर लाइन पे रहता हूँ, बताएं, उनको पता है नीलम वैली, वो कश्मीर के तमाम ज़िलों के नाम भी अगर बता दें तो बात बनती है। हम हामिद मीर साहब ने कभी भी नहीं पूछा, हामिद मीर साहब ने उनको कभी भी नहीं पूछा कि फजल रहमान साहब आप बताएं, इमरान खान नाकाम हो गया, इमरान खान यूदियों का एजेंट है, इमरान खान फारिग है, इमरान खान की इकानमी की जिन्होंने कौंसिल बनाई थी वो भी फारिग है, आप बताएं आपके क्रेडिट पे क्या है, कोई एक चीज़ अपनी बताएं। तो मीर साहब इंटरव्यू करना शायद एक अलग चीज़ है मेरे नज़दीक। आप इंटरव्यू करते तो आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं। आप इंटरव्यू करते तो इंटरव्यू का मकसद होता है कि आप उसमें से कुछ चीज़ें अखज़ करते हैं, आला नज़रियात अखज़ करते हैं, आप तलख़ सवाल करते हैं, आप अपने मेज़बान को टफ़ टाइम देते हैं। प्रोवोक करना, मीडिएट करना, मशवरे देना, ये एक दूसरा अमल है, इसको एजेंडा कहा जाता है। आप कितने, फिर हामिद मीर साहब ने एक और बड़ा सवाल पूछा बड़ी बेताबी के साथ कि आप सब लोग अलग अलग हैं, कब आप लोग योम सियाह मनाएंगे, आप लोग योम सियाह कैसे मनाएंगे, फिर मरियम बिलावल और आप कब एक कंटेनर पे नज़र आएंगे। तो ये वो सारे सवाल हैं, इन सवालों से लगता है उनकी फ्रस्ट्रेशन। तो फिर एक और सवाल उनका मज़े का चेक करें कि आपने जरदारी को और नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया था कि नेब को ख़त्म किया जाए, तो आज आप उनको ये बात याद करवाते हैं, आज आप उनको ये बात कहते हैं कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। इस तरह की अजीब व गरीब बातें, क्लियर लगता है कि रियासत की दुश्मनी में, इमरान खान के बुग़्ज़ में या फ़ौज के बुग़्ज़ में मीर साहब बहुत बेताब हैं। पता नहीं ये बेताबी कब तक है। फिर उनके कॉलम्स की अगर बात करें, मौसूफ कॉलम लिखते हैं जी राना सनाउल्लाह जीत गए, जिस तरह से उनकी बीवी का और उनका डिफेंड किया उन्होंने आके पिछले 3 कुछ रोज़ से। तो मेरा एक सवाल है उनसे, जो भी बीवी होती है वो मुकद्दम है, ज़ाहिर है कोई अगर जेल में जाता है तो उसके बच्चों का शायद इतना कसूर नहीं है, उसकी बीवी का इतना कसूर नहीं है। उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, तमाम औरतों को इज़्ज़त देनी चाहिए, तमाम औरतें डिज़र्व करती हैं, इंसान का बुनियादी हक़ है इज़्ज़त। लेकिन उनकी भी तो इज़्ज़त थी जो मॉडल टाउन में शहीद किए गए। वो हमला माँ जिसको मुँह में गोलियाँ मारी गई, मीर साहब कितने प्रोग्राम आपने उस पर किए, कितने आपने उन शोधा के लवाकिन को बुलाया, उनसे आपने पूछा, उनको टीवी पे बैठाया, उनकी अश्क शोई की, उनके बारे में आपने कॉलम लिखे, उनके बारे में आपने कोई तहरीक चलाई, उनका आपने कहीं जिक्र किया। राना साहब तो उस वक्त वज़ीर कानून भी थे ना, पंजाब सारा उनकी जुम्बिश अबरू का मोहताज था, उनकी जुम्बिश अबरू पे चलता था। आपको पंजाब के और मसाइल नज़र नहीं आए, पंजाब के और शहीदों को कभी उनके वर्षा को आपने नहीं बुलाया। फिर मीर साहब ने एक और कॉलम लिखा कि रियासत मदीना के ख्वाब दिखाकर लोगों को करबला में जो है ना वो फेंक दिया गया है। कभी एक दफ़ा अगर आप कोशिश करें, अगर आपको आपका ज़मीर इजाज़त है मीर साहब, तो वो हक़ाइक़ भी लिखें कि जो पिछली हुकूमतें ने जो तबाहकारियाँ की थी वो किधर गई, उसका क्रेडिट किसको जाता है, उसका ज़िम्मेदार भी किसी को ठहराने की कोशिश करें। फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉलम मीर साहब लिखते हैं जी कि फजल रहमान कोई रोक सके तो रोक ले। फजल रहमान जो है वो हर सूरत इस्लामाबाद का मार्च करेंगे। फजल रहमान
तो ये वो चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें और भी हैं, कॉलम्स मैंने पढ़े उसके अंदर से भी ऐसा कंटेंट निकलता है जिसमें बेशुमार जगहों पे तजाद है। वो बातें होनी चाहिए थी, दूसरे एंगल से भी उनको चाहिए अगर वो सवाल, खैर जब आप एक नीयत बना के बैठते हैं कि आपने चीज़ों को मीडिएट करना है और आपने एक मरे हुए घोड़े में जो है आपने जान डालनी है, तो फिर आप किसी और जहन से बैठते हैं, फिर आपका मतम नज़र कुछ और होता है, फिर आपके सवालात कुछ और होते हैं। ट्वीट्स उनकी खास तौर पे आज एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट की जब उन्होंने आज SPR ने एक मिसिंग पर्सन की एक खातून से मुलाकात की, तो उसके बाद मीर साहब कहते हैं कि रियासत ने बड़ा इनको धुतकारा हुआ था। पता नहीं मीर साहब किस हद तक जाना चाहते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि बहैसियत सहाफ़ी इंसान को सहाफ़त करनी चाहिए, इंसान को हक़ाइक़ तक रहना चाहिए। आप क्रेडिट लेते हैं कि आपने गोलियाँ खाई हुई हैं, आप क्रेडिट लेते हैं कि आपकी आज़ादी इज़हार राय के लिए बड़ी अहमियत है, तो उस आज़ादी इज़हार राय की अहमियत के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है। हुब्बुल वतनी भी कोई शे होती है। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि कोई सर्टिफिकेट दे या मैं किसी आपकी हुब्बुल वतनी पे शक करूँ, लेकिन जो बुग़्ज़ और तअस्सुब होता है वो किसी एंकर को उसके सवाल से अगर वो झलकता है तो उसको ज़रूर एक दफ़ा अपने गिरेबान को झांकना चाहिए, उसको ज़रूर एक दफ़ा इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि अगर मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। उनका एक और सवाल मुझे याद आया कि आप जब फजल रहमान से वो कहते हैं कि अगर आप 1 लाख लोग लेके यहाँ आ जाएंगे तो अमन व अमान की क्या सूरत हाल हो जाएगी, इस रियासत का हुकूमती ज़मामेकार कैसे चलेगा। तो आप उससे ये भी कह सकते थे कि फजल रहमान साहब आपके पास इतने लोगों को लाने के अखलाकी जवाज़ नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, अब आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। और फिर जो मुल्क के मजमूई हालात हैं वो शायद इस चीज़ को अब सपोर्ट नहीं करते। काश मीर साहब ऐसा भी हो गया एक दफ़ा वो बताएं, एक थोड़ी सी तहकीक करें, ये सियासी जोड़ तोड़ से अगर वो बाहर निकलें तो थोड़ी सी तहकीक करके एक प्रोग्राम इस पर भी करें कि क्यों मुल्क इतना तारीकियों में डूबा, इतने कर्ज़े क्यों लिए गए, वो कर्ज़े किधर गए, वो बताएं। थोड़ा सा इस तरफ भी आए, लोगों को बताएं जिस तरह और लोग करते हैं, आप भी इस तरह किया करेंगे। एक प्रोग्राम हफ्ते में और एक कॉलम जो है अपने कॉलम्स में, और कभी एक दिन में ये ट्वीट्स भी कर लिया करें। इससे बाहर निकले रियासत, और ये मिसिंग पर्सन होने चाहिए। रियासत एक तरफ खड़ी है, वो जवाब देती है, वो रिस्पॉन्ड करती है प्रॉपर चीज़ों को। और आखिरी बात, मीर साहब की जितनी भी गुफ्तगू ये मैंने की और जो उनके मैंने प्रोग्राम देखे और उनकी ट्वीट्स और कॉलम्स मैंने पढ़े, ख़ासतौर पे ये पिछले 2-3-4, अगर ये ओपोजिशन का एहतजाज जो है वो नाकाम हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ और बेचैनी होगी वो हामिद मीर साहब को होगी। और इस वक्त फजल रहमान से शायद कहीं ज़्यादा, शहबाज शरीफ से, मरियम और बिलावल से कहीं ज़्यादा मुझे लगता है जिस तरह से वो एक मॉरल ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं इस ओपोजिशन को इकट्ठा होने के लिए, जितनी मेहनत हामिद मीर साहब कर रहे हैं, तो ये वो डिज़र्व करते हैं। फजल रहमान को भी चाहिए, शहबाज शरीफ को भी चाहिए, और मरियम को और बिलावल को भी चाहिए कि उनको कोई अच्छा सा ओहदा दें, उनको APC का कोई ओहदा दे दें, या उनको ओपोजिशन में किसी तरह से उनको पार्लियामेंट में लेके अंदर जाएं। उनकी चूँकि ठंड जो है ना उनको ऐसे नहीं पड़ रही, इस तरह से उनकी जलन नहीं ख़त्म हो रही, जिस तरह से ना वो ट्वीट्स एक शायद अब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अब लोगों को समझ आने लग गई है, लेकिन वो लगे हुए हैं। मेरी तरफ से ये कुछ अपना फीडबैक इस पर ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।